ये क्रांतिकारी घटनाओं का जन्म क्या हुआ है ना। तो हम लोग जो शुरू कर रहे थे कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्यों इतने खुदीराम बोस है ना और किंग्सफोर्ड हत्याकांड, तो गेट उठ खोल देना बस। और फिर हम लोग बहुत सारे घटनाएं देखेंगे क्रांतिकारियों में, ठीक है। और आपको मदन लाल धिंगरा, इन लोगों ने क्यों इतना हिंसक रास्ता अख्तियार किया, ठीक है ना, ठीक है। रास बिहारी बोस और गुरदत्त सिंह कामागाटा मारू प्रकरण, तो आखिर में ऐसा क्या था कि वायलेंट लोग हो गए, ठीक है, वायलेंट हो गए। तो अब इस जो फर्स्ट पेज है, तो आप अभी भी हम पढ़े थे कि बंगाल विभाजन, सेपरेशन ऑफ बंगाल, नहीं, बंगाल का किस प्रकार से अंग्रेजों ने विभाजन किया, ऐसी कौन से तेवर हुए जिसमें लोगों को विद्रोही बना दिया गया, नहीं, लोग क्या किया गया, विद्रोही बना दिया गया। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के ऊपर कि ऐसा क्या कारण था कि लोग विद्रोही बन गए। और ये क्रांतिकारी आंदोलन का पहला फेज है, पहला फेज, और समझ लीजिएगा तो दूसरा फेज अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट फेज समझने के बाद दूसरा फेज अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पेज ऐड कर दे पहले। तो इसको समझने के लिए क्या हुआ, ऐड हो गया ना, नहीं हुआ, कुछ और हो गया, ठीक है, लाइन में कट गया, कैसे ऐड होगा। हाँ, लास्ट तक तो गए थे, अच्छा, पहले लास्ट पेज निकाल लें, है ना, पहले इसको ऊपर कर लें, कोई खाली पेज है, ऐसे कर लें, ये वाला, अब इसको लेकर आ जाए, नहीं तो हाँ, लाइव करेगा, पता नहीं स्टेप तो लाइव नहीं करता है, हाँ, ठीक है। तो देखिए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, तो अब गेट आउट खोल दो ना, बस गेट खोल दो। क्यों हुआ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, कैसे हुआ। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, सेपरेशन ऑफ बंगाल। तो 1905 में घटना घटी, बंगाल विभाजन। क्या घटना घटी, बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन, अंग्रेजों का बंगाल को उन्होंने धर्म के आधार पर दो भागों बांटा। किसके आधार पर, है ना, बंगाल को लोगों ने धर्म के आधार पर दो भागों में बांटा। क्योंकि कांग्रेस, इसका रिश्ता था कि आप लोग, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पर था कि हम लोग ये देख रहे थे कि 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया था। किसका हो गया था, कांग्रेस का, नहीं, और ये कांग्रेस का गठन जो हुआ वो 1885 में, ठीक। और कांग्रेस धीरे धीरे बिकम पॉपुलर, है ना, पार्टी, पॉपुलर इंस्टीट्यूशन। तो कांग्रेस ने जनता के मुद्दे को लगातार उठाया, जनता के इशू को, ऑब्जेक्टिव को लगातार कांग्रेस हर साल वो सेशन करती, कभी यहाँ सेशन, कभी वहां सेशन, कभी वहां सेशन, कभी वहां सेशन करती, ठीक है ना। तो कांग्रेस पार्टी हर साल सेशन करती थी और उस जगह के लोकल मुद्दे को भी उठाती थी और उसके साथ साथ नेशनल मुद्दे को भी।
तो 20 साल हो गए थे 1905 तक। 1905 तक आते आते भारत एक युवा राष्ट्र बन चुका था, है ना। हमारे यहाँ 1854 से कलकत्ता विश्वविद्यालय, आगे मद्रास विश्वविद्यालय, है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अंग्रेजों ने बना रखी थी। हमारे क्या 1813 में ही शिक्षा का 1 लाख का बजट बना था। 1854 में एजुकेशन का पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। उसी तरह एजुकेशन पर एक 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, गवर्नर जनरल का मेरा वीडियो है, ठीक है ना, अनअकैडमी पर है, यूट्यूब पर है, अनअकैडमी यूपीएससी ज्ञान प्रकाश सर्च करें गवर्नर जनरल, तो 4 वीडियो है। तो पहला वीडियो छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा देखिएगा तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो 1854 में जो लॉर्ड डलहौजी था, तो उसने शिक्षा के लिए बहुत काम किया। 13 से ऑफिशियली अंग्रेज हमारे यहाँ शिक्षा के लिए बजट निकाल रहे हैं, ठीक है। और 33 में भी बहुत काम हुआ, और लास्ट में बहुत बड़ा काम जिसके लिए भारत को वुड्स डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इतना बड़ा चीज अंग्रेजों ने किया। तो घर घर शिक्षा को पहुंच गया। तो उस समय शहरों में शिक्षा का बहुत केंद्र डेवलप हुए। जितने शहर थे उसमें शहरों में शिक्षा का बहुत डेवलपमेंट हुआ। आगे तक से तो शहरों में शिक्षा का बहुत बड़ा विकास हुआ। नए युवा नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, धर्म की किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ रहे हैं, लॉ की पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस की पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनको कहीं न कहीं ये रियलाइज हो रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के रेवोल्यूशन के बाद कहीं न कहीं एक बार फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही एडमिनिस्ट्रेशन और उन्हीं की पॉलिसी के तहत फिर हम एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं। और वो समझ लेते कि अंग्रेजों का नेचर हमारे अपने देश के प्रति जो अच्छा सोच रहे हैं, राष्ट्र के प्रति, नेशन के प्रति, यही वो टाइम है इमरजेंस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आप देख रहे थे कि 1800 के आसपास से हमारे 1816 से पहला बंगाल गजट, है ना, गंगा भट्ट, कौन थे, गंगा भट्ट ने आपको पहला मैगजीन 1816 में, 1826 में उदंत मार्तंड, है ना, कई पुस्तकें, सोम प्रकाश, 1823 में ईश्वर विद्यासागर की बंगाल कौमुदी, तो तमाम मैगजीन निकल रही। और ये मैगजीन भारत के अंदर सोशल इशू को, सोशल जो हमारे बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए लगातार इन मैगजीनों में प्रयास किया जा रहा है, रिफॉर्म हो रहा है। ये वही समय है जब पुनर्जागरण हो रहा है। रेनेशा, है ना, यूरोप में रेनेशा 17वीं शताब्दी में हुआ, 17वीं सेंचुरी में। हमारे यहाँ जो रेनेशा हुआ, ठीक है ना, 1821-20 में, मतलब 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में। रेनेशा क्या हुआ कि जो बुराइयां थी उसके खिलाफ वैज्ञानिक साइंटिफिक फैक्ट देकर समाज में रिफॉर्म करने, जैसे सती प्रथा थी, बहुत बड़ी बुराई। तो लोगों ने पुस्तक पढ़ा, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का विकास हो रहा था, प्रिंटिंग प्रेस हो रहा था, हर तक का पुस्तक पहुंच सकती थी, लाइब्रेरियां थी, मैगजीन थे, पत्र पत्रिका, न्यूज पेपर। तो पहले जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो आज मीडिया है, पहले मीडिया जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाता था कि कहाँ पर गरीबी है, कहाँ इंदिरा आवास नहीं बना, कहाँ सड़क टूटी हुई है, कहाँ स्कूल हॉस्पिटल चाहिए, कितने सारे इशू हैं। लेकिन आजकल मीडिया जनता के मुद्दों को न उठाकर नेताओं के प्रोफेशनल वीडियो को उठाता है कि इनका कैसे हम प्रचार प्रसार करें। हर मीडिया घराना बढ़ गया, कोई किसी पार्टी का। तो जो मीडिया का काम क्या था, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर देता, उसका कंपाउंडर का काम है घर घाव को, है ना, ठीक करे, उसी तरह से मीडिया का काम था कि देश को ठीक करे। लेकिन उसका भी एक पक्ष है, ठीक है, मीडिया कल से चापलूसी करना छोड़ दे रही है, कल से किसी का भी वीडियो फालतू मतलब प्रोमोशनल नहीं करेगी, तो फिर समाज क्या उसका कर्ज उठाएगा? क्या 2 रुपया उसको देगा?
क्या ऐसा कोई फंड है समाज में कि आप इनकम का 2% मीडिया घरानों के लिए उनका एक परीक्षा हो जो मीडिया में उनको 40,000 50,000 परिवार चलाने के उनको सैलरी मिले। तो जब जिस घर की आर्थिक सुरक्षा ही नहीं ठीक है, वो कैसे है कि आपको देश और समाज की सुरक्षा की बातों को लाकर पहली पंक्ति में रखें। तो उस जमाने में जो उस समय पत्र पत्रिकाएं छपती थी उसमें समाज का कंट्रीब्यूशन होता था, लोग चंदा देते थे और उससे उनका खर्च चलता था। आज विज्ञापन से चलता है, तो बड़ी समस्या है, उसका निराकरण सही ढंग से नहीं। हम लोग जो गाली गलौज कर लेते हैं कि मीडिया दलाल है, मीडिया चोर है, तो थोड़ा अपनी गिरबान में झांक के देखिए। क्या आपने मीडिया के लिए तक एक चौनी दिया है क्या? खाली वीडियो देखते हैं। आप अपनी चीज के तो देखते हैं कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, सब तो यूट्यूब पे देखते हैं। क्या कभी ट्रांसफर किए तो 4,000 रुपया, तो बेचारा कैसे चलेगा? बड़े बड़े मीडिया वाले लोग बजट से चलते हैं। खैर उधर नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं कि उस समय तक पत्र पत्रिकाओं ने देश की समस्या को बहुत उठाया। और इस समस्या को जब आपको कोई उठाएगा तो उससे आपको लगाव बढ़ जाएगा। और राष्ट्रवाद एक अलग टॉपिक है, राइज ऑफ नेशन इन इंडिया एट यूरोप। तो हमारे यहाँ जब आपकी समस्या को पत्र तो लोग बड़े चाव से पढ़ते थे अखबार, और कांग्रेस पार्टी तो हमें पता कि भारत एक बदलना, कांग्रेस पार्टी लगातार तो युवा सम्मेलन भाग ले रहे हैं और लगातार भारत की समस्याओं को उठाते रहे। इसकी बढ़ती ताकत को देखकर अंग्रेजों का टेंशन किया कुछ नहीं, लेकिन इसकी बढ़ती ताकत, कैसे बढ़ती ताकत, ये लोगों तक अधिक से अधिक कांग्रेस पहुंच रही थी, है ना। कोई भी युवा हो उसको तक कांग्रेस पहुंच गई थी। तो किसी भी देश की ताकत क्या है? उसकी आवाम, है ना। आज गया जिला की जनता सब सड़क पर आ जाए तो गया के प्रशासन को मानना पड़ेगा। तो उस तरह से कांग्रेस को तोड़ने के लिए क्या किया गया? बंगाल मतलब नेशनलिज्म को ब्रेक करने के लिए, राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए कांग्रेस का नरम दल और गर्म दल में विभाजन, मतलब सॉरी बंगाल का विभाजन। अब बंगाल को बहन हिंदू पश्चिम बंगाल और मुस्लिम पूर्वी बंगाल रहेंगे। इसका विरोध कहीं न कहीं दोनों पक्ष में कुछ घटनाएं चलेगी और टूट जाएगा। तो इस तरह से मुस्लिम लीग का गठन हो गया 1906। अब कांग्रेस कोई लोगों ने तोड़ा, तो यही अंग्रेजों की नीतियां हम समझ गए थे। तो अब अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग हमारे देश के शोषण करने वाले हैं। हमारा राष्ट्र अपना है, हम इंडियन है, हमारा देश है, हमारा भारत है। पुरानी संस्कृति को लोग बताने लगे, पुराने हमारे अचीवमेंट को बताने लगे, और यही तो राष्ट्रवाद हो गया ना। अपने राष्ट्र पर गौरव करना, यही क्या है? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र पर गौरव करें तो अंग्रेज कैसे शासन करें? खैर, जो कांग्रेस को जो लीडरशिप थी, क्यों रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, तो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो बड़ा एल्डर्स ग्रुप था, बड़े बुजुर्ग नेता थे, सीनियर मोस्ट थे। और वो 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ था तब से कांग्रेस में थे। तो जब कांग्रेस का गठन ही अंग्रेजों ने, अंग्रेज उसके फाउंडर मत ए हूँ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस में अंग्रेज भी शुरू में आके बैठते थे कि कोई मतलब सज्जनता से लोग कहते थे कि पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, स्कूल में फंड दिवा दीजिए। तो नॉर्मल चीज में कांग्रेस विरोध काम था, जिसने अंग्रेज जॉर्ज यूल, विलियम बेवर्डेन कांग्रेस के अध्यक्ष बने, है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष ही अंग्रेज बने, तो इसका मतलब अंग्रेजों का इन्वॉल्वमेंट था। तो वो लोगों को लगा कि अभी भी इनके साथ कल होकर कॉफी पी रहे थे, चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अभी कैसे अंग्रेजों के खिलाफ एक बैग पूरे आंदोलन में हम लोग उतर जाए। तो बंगाल में होता था, तो बंगाल के लोग तो आंदोलन में थे, लेकिन बॉम्बे वाले नेता, मद्रास वाले नेता, चाहे और बहुत सारे जो क्लब पार्टी थे, टी पार्टी में शामिल रहते थे। कांग्रेस का नेचर बदल रहा है ना। कांग्रेस लिबरल से एग्रेसिव कल्चर की तरफ जा रही है। लिबरल से क्या जा रही है? कांग्रेस एग्रेसिव हो रही है। उसका कांग्रेस का नेचर बदल रहा है। एक नया माइंडसेट आ रहा है, एक युवा आ रहा है, एक यूथ आ रहा है। और एक यूथ कितना देर तक बर्दाश्त करेगा आपको अपने अधिकार की चीजों को न मिलने? तो इसीलिए लोगों ने कहा था कि लाल लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और इसी को लेकर दादा भाई नौरोजी 6 में बन गए। साथ में फिर कहा कि बनाओ तो रास बिहारी, तो कुर्सी टेबल चला और नरम दल और गठबंधन, नरम दल और गर्म दल में कांग्रेस का क्या हो गया? कांग्रेस डिवाइड हो गई नरम दल गर्म दल में। क्लियर है?
अब कांग्रेस डिवाइड हो गई नरोत्तर गरम में, ठीक 1907 में। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो बहुत आंदोलन हुआ। नायकों ने कहा कि पूरे देश में डायरेक्ट अंग्रेजों के खिलाफ ही आंदोलन करिए, स्वदेशी केवल बंगाल में पूरे हिंदुस्तान में हो स्वदेशी, उस पर भी लिपापोती हो रही थी। तो जब साथ में हुआ कि साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद ही हम कब्जा कर लेते सूरत अधिवेशन में, है ना। दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता बने, तब तक तो दादा भाई नौरोजी के सम्मान में लोगों ने चुप रहा। लेकिन बोला कि अवरी 1907 में युवा नेता लाल लाजपत राय को कांग्रेस के जब अध्यक्ष बना देंगे, जब चेयरमैन वही बन जाएंगे, तो सारा प्रस्ताव अंग्रेजों के खिलाफ पास कर। लेकिन कांग्रेस कमेटी में बहुमत था बुजुर्ग नेताओं का, उन्होंने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष 1907 बना दिया। बस वहीं पर नवयुवकों के द्वारा और कांग्रेस के नेताओं में जम के लड़ाई हुई और सारी अथॉरिटी कांग्रेस के पास थी, बुजुर्ग नेताओं के पास। उन्होंने एक एक करके जितने भी गरम दल के नेता थे, है ना, सबको कांग्रेस से क्या किया, बाहर। अब कांग्रेस से जब, तो इस तरह से हम देख रहे थे कि 1905 में कांग्रेस कहाँ अधिवेशन हुआ था बताइए, बनारस में। कौन अध्यक्ष बने थे? बस वही तो है आप लोग कल पढ़ाए तो घर पर जाके, नहीं घर पर जाके अगर रिवीजन नहीं हुआ तभी तो आंसर नहीं आ रहा है। अरे एक टॉपिक पढ़ाए बंगाल को है, वही रिवीजन नहीं हुआ, और दो बार पढ़ाए। एक कांग्रेस का अधिवेशन 1905, ठीक है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप ही पढ़ाते समय फिर बोले कि इंपॉर्टेंट है, अब वही इंपॉर्टेंट है वही गैर इंपॉर्टेंट आप बना देते हैं 2 मिनट में। क्योंकि कल गए तो फिर डायरेक्ट क्लास ही में ऐसे ना आवाज नहीं आई, और आधा घंटा बैठे भी तो रिवीजन हो जाता। बैठ के कर क्या रहे थे मतलब गोपाल के गोखले को कितना लेक्चर दिए, आज भी दिए कल भी दिए। गोपाल कृष्ण 1905 में बुजुर्ग नेता थे, दादा भाई नौरोजी 6 में, वही नहीं याद रहेगा। बात पर बोलते रहे, अरे रिक्वेस्ट करते लगता है कि जैसे हम ऐसा लगता है कोई बात नहीं कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पूरा बैठ चुप। जबकि कांग्रेस में 1905 गोपाल सिंह गोखले बताए, फिर आपको फिर बंगाल विभाजन में बना सकते नहीं बताया था कल 2 बार। अच्छा जब देखेगा एक मिनट का तो काम था, रिकॉल करने के लिए रिवीजन चाहिए, थोड़ी उसको पढ़ना पड़ता बार बार। अरे रिकॉल के लिए रिवीजन चाहिए, रिवीजन नहीं तो रिकॉल नहीं है, सब सिंपल सा बात है। पूरा क्लास इसीलिए तो चुप है ना। हम कितना छड़ी उठाए, कितना काउंटर चक्कर, कितना धमकाएं कि पढ़ा, एक दिन नहीं बोलेंगे कि नहीं पढ़ जाएंगे, चुप हो गए। अपने मन से कुछ दिखता ही नहीं वर्ड, एक भी इंसान को नहीं देखने की कॉपी क्रांतिकारी मूवमेंट को पढ़ गया। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी बन गए, कहा कलकत्ता अधिवेशन। और इसी समय उन्होंने कांग्रेस के मन से स्वराज की बात की। यहाँ तक तो लोग चुप रहे। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके सम्मान में लोगों ने नहीं किया। लेकिन जब अब सोचे कि चलो 1907 में लाल लाजपत राय को अध्यक्ष बना देते हैं, यही से प्रयास कर रहे हैं लाल लाजपत राय को बनाने के लिए। लेकिन रास बिहारी बोस बन गए सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस बन गए। अब नायकों ने इनमें लड़ाई हो गई अध्यक्ष को लेकर, तब यहीं पर नरम दल और गरम दल का गठन हुआ। नायकों को कांग्रेस से क्या किया गया, निकाल दिया। कैसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होगी समझिएगा। नायकों को कांग्रेस से आगे निकाल दिया गया। अब जब निकाल दिया गया तो ये कांग्रेस के जो नवयुवक हुए वह मेंबर नहीं है ना। लेकिन गुस्सा तो इन पर चरम पर है, अंग्रेजों के खिलाफ तोड़ फोड़ लड़न शुरू हो गया। अब जब ये कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, कांग्रेस सदस्य रहने क्या होता है, कोई राजनीतिक पार्टी बंदी बुलाती है तो 10 आदमी जाकर ट्रेन रोक देता है। ये आप ट्रेन रोक के देखिए, सीधे जेल जाइएगा 5-6 साल के लिए। क्योंकि राजनीतिक पार्टी क्या होता है कि अगर उसको वहां पर जेल दिए तो पूरे बिहार में, अगर बड़ी पार्टी तो पूरे भारत में कब हो जाएगा आंदोलन। तो कितना आदमी जेल डाल दो, हम इंडिविजुअल इसको सरकार जेल में डाल देगी। तो जब राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करने का वो तरीका है,
इसलिए आप देखो राजनीति बिहार बंद, भारत बंद करवाती है कि नहीं करवाती है? सब ट्रेन पर रोक देती है ना। कोई कुछ जेल रूल होता है नहीं, पकड़ के लेगा पुलिस, हमको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है, राजनीतिक पार्टी को सदस्य, इसलिए वो पूरा भारत बंद करवाने के लिए घोषणा करते हैं राजनीतिक तरीके से। तो आप इसके सदस्य जब आप नहीं, आप जाके रोड तुरंत पुलिस मारपीट के कूट के जेल भेज देगा। अब ये कांग्रेस ने वो निकल गए, कई भी सदस्य नहीं है, तो कुछ पॉलिटिकल सुरक्षा, पॉलिटिकल सेफ्टी नहीं, इनको लेकर पूरे नेशन वाइज कुछ पार्टियां अपना स्पीच नहीं देंगी, उनके ऊपर प्रस्ताव नहीं रखेंगे। तो जब नवयुवक निकल गए तब अंग्रेजों को लगा कि अब इंडिविजुअल हो गए, दौड़ा दौड़ा के मारो। तो अंग्रेजों ने खूब कूटना मारना पीटना शुरू किया, और इनके लिए कांग्रेस अब बोलेगी भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस से क्या है, इसका 15 तक ही चलेगा। अब नवयुवकों को लग रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ डायरेक्ट नवयुवक की कांग्रेस के लीपा पोती भीख मांगने वाले कल्चर से हम लोग को कुछ स्वदेशी मिलने वाला नहीं है, छीन के लो। क्यों? क्योंकि 1905 में एक और घटना घटी थी, जापान जैसे छोटे से देश ने रसिया को पराजित कर दिया था, है ना। छोटा सा देश ने इतने बड़े रसिया को पराजित किया था वहां के नवयुवकों ने। तो लगा कि जब जापान छोटा सा देश पूरे रूस को पराजित कर सकता है, तो हम लोग भी अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी में आया, नवयुवकों में आया। बस उन्होंने कहा कि बस हथियार का जवाब हथियार। अंग्रेज उनको प्रताड़ित कर ही रहे थे, तो इन्होंने कहा कि अब हम उसी भाषा में हम लोग भी, अगर डंडा मारे तो गोली मारो, ईटा मारे तो पत्थर मारो। और इसी तरह से नवयुवक बहुत विक्षिप्त थे। कांग्रेस की लीपा पोती और भीख मांगने वाला 1885 में कांग्रेस मार रहा है, चलेगा, 90 तक भी मांग रहे हैं तो चलेगा। देखिए 1920 का भारत, 1905 का भारत तो एक नया भारत है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसके खिलाफ विवेकानंद का भारत है। 1893 में विवेकानंद शिकागो गए थे, राष्ट्र का भारत है। तो कब तक बेचैनी को लोग दबाते रहेंगे? तो 1900 के आसपास आते आते 1890 के बाद, 95 के बाद राष्ट्रवाद, देश के प्रति नवयुवक, एक यूथ जो क्लास था, वो आइडियोलॉजिकल रूप से एक नेशनलिज्म के, राष्ट्रवाद के प्रति, अपने देश, सरकार, सत्ता, जनता के प्रति वो उसके अवेयर है, और ब्रिटिश पॉलिसी के प्रति भी अवेयर है। कोई एक्सप्लॉइटेड है, कोई हमारे कैसे धर ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, शासन करना काम है, उनको बांटना काम है। अब इनको सहयोग क्यों करना, अब इनसे मांगना क्यों, अब इनसे छीनना, इनसे लड़ना, इनको हटाना है, भगाना है, कब्जा करना। क्लियर हुआ? तो इसीलिए इन नवयुवकों ने हथियार उठा लिया, और इसलिए यही से क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी फेज शुरू होता है। कौन से? क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट फेज शुरू होता है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का यहाँ से आपको पहला फेज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का, कि अब हथियार उठा। लेकिन यहाँ का कैरेक्टर क्या होगा? जल्दीबाजी में रिएक्शन है। इसलिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज है 1906 से शुरू होता है, जिसमें नवयुवक प्रयास कर रहे थे अध्यक्ष बनाने का। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट 1906 से शुरू होता है, 1916 तक चलेगा। ये फर्स्ट फेज है। इसमें बहुत ज्यादा लोगों को सोचने समझने का नहीं मिला। बस जो अंग्रेज बदनाम है उसी को गोली मार दो, जो प्रताड़ित कर रहा है उसका मर्डर कर दो, उसको घाटा पहुंचाओ, बम से हमला कर दो। तो ये जो फेज है ना, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा, कोई संस्था नहीं बनेगा। तो जो क्रांतिकारियों का जो फेज है, जो आतंकवादी घटना टाइप्स करेंगे, हमला, गोली मारना, जान ले लेना, अंग्रेजों की नजर में आतंकवादी घटना होगा, हमारे नजर में राष्ट्रवाद होगा। अंग्रेज उनको आतंकवादी बोलेंगे, हम देशभक्त और शहीद बोलेंगे। एक सिक्के के दो पहलू, कोई चित देख रहा है तो कोई पट देख रहा है। तो इसमें क्या हुआ, किसकी क्या, ये व्यक्तिगत बहादुरी पटिका हुआ। क्या था? इंडिविजुअल। आज हम दूसरा चरण पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बाद, 1922 के बाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण वोहरा, तो लोग क्या करेंगे? पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, है ना। वो लोग क्या बनाएंगे? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह बनाएंगे, नव भारत सभा, है ना। तो इस तरह के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस बाद बनेंगे।
तो उस समय सेकेंड में भी गोली बम चलाएगा, लेकिन वो संस्था बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, उनका ऑब्जेक्टिव होगा, उनका लक्ष्य होगा, उनका टारगेट होगा, उनकी ब्रांचेज होगी। तो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में डिफरेंस भी समझना, ये तब समझेगा जो दूसरा फेज पढ़ा देते। तो ये हमेशा पूछता है कि फर्स्ट फेज का विशेषता क्या है और सेकेंड फेज की है ना उनकी विशेषता क्या है। तो इस तरह से जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ तो कांग्रेस की ढुलमुल नीतियों, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन की विफलता, कांग्रेस के विभाजन तथा क्रूर अंग्रेजी दमन ने नवयुवकों को क्रांति की राह पर लाके खड़ा कर दिया। अब नवयुवक भी ब्रिटिश तानाशाहों से सशस्त्र तरीके से बदला लेने की प्लानिंग करने लगे। इसी क्रम में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं घटी, है ना, क्लियर हुआ। तो मेन कारण क्या हुआ समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रवाद का जन्म होता है, ठीक है। कहता है कि what led to the rise of militant nationalism in India, तो कहता है कि lax policies of Congress, the moderate led movement had failed to yield results, है ना। मॉडरेट जो उदारवादी थे कांग्रेस के नेता, उन्होंने कोई भी रिजल्ट देने में उनको सफलता नहीं मिली। फेल्योर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी आंदोलन को सफलता नहीं मिला और बंगाल विभाजन को रोकने में वो सफल नहीं हुए थे। लोगों में क्या था, गुस्सा था। स्प्लिट इन कांग्रेस आफ्टर 1906, और 1906 के बाद है ना कांग्रेस में लड़कों और लिबरल के बीच में क्या हुआ, काफी झगड़ा हुआ, ठीक है। ब्रूटल है ना रिप्रेशन बाय ब्रिटिशर्स एंड डिवाइस टैक्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है, और अंग्रेजों ने बुरी तरह से नागरिकों को दबाना चाहा। दिस ऑल फैक्टर, ठीक है, मोटिवेटेड यू टू फॉलो द पाथ ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिवॉल्यूशन। As a result of this, to make their objective clear, they did many such events like, है ना। अब बाकी उनके आंदोलन है, तो इस तरह से उन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत की, ठीक। कांग्रेस से भरोसा उठ गया, अंग्रेजों को बुरी तरह से दमन करने के तरीके, जापान का रशिया को डिफीट करना, और हमारे देश में ब्रिटिश पॉलिसी को हम पहचान रहे थे। नेशनल पत्र पत्रिकाओं मैगजीन के द्वारा हमें अपने नेशन के प्रति कुछ न कुछ हम अवेयर हो रहे थे, तो राष्ट्रवाद हो रहा था। पत्रिकाओं में पत्र पत्रिकाएं मैगजीन आग उगल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। कर्मयोगी, ब्रह्म बांधव, संध्या मैगजीन है ना, वंदे मातरम, ये सब झकझोर रही थी नागरिकों को, तुम उठो, रक्तवीर हो, ये करो वो करो। आंदोलन चरम पर था, जय भवानी जैसे नारे लगने लगे, अंग्रेजों को दुश्मन समझने लगा, उनको शोषक समझने लगा, और लोगों ने हथियार उठा लिया कि बस अब तो मार ही देना है, जो बुराई करेगा उसको मारना है, जो पेट चलाएगा उस पर हमला करना है, चाहे जो होगा लेकिन को मार ही देना है। यहाँ से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पैदा हो गई, ज्वालामुखी विस्फोट की सीरीज हो गई, जहां वही लोग मार रहे हैं, मतलब अपना पूरा लाइफ सेक्रीफाइस करके अंग्रेजों की बुरे पॉलिसी, उनके जो कल्चर है पूरा, उनके लिए जो एविल टाइप काम कर रहे हैं, जो दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं, जो नागरिकों को मार रहे हैं, बंगाल को लूट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, रिलीजियस डाइवर्जन करवा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सब के खिलाफ उनकी गुस्सा चरम पर हुआ। इसलिए इतना मरने पर उतारू हो गया, कोई डर नहीं, सीधे गोली निकाल के मार रहे हैं, जहां मिल रहा वही मार रहे हैं। तो वैसे कुछ घटनाओं को हमको पढ़ना, हुई है हजारों घटना, लेकिन पढ़ना है कुछ घटना पर। तो पहला आपको क्रांतिकारी घटना में क्या हुआ, किंग्सफोर्ड हत्याकांड, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी। तो अब खुदीराम, अब क्या हुआ, किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर का बदनाम जिला जज था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, लेकिन है ना, और ये पहले दूसरी जगह था, ये आपको किंग्सफोर्ड यहाँ नहीं था, किसी दूसरे जगह था, वहां भी क्रांतिकारी ने हमला किया था बंगाल में, तो वहां से इसका ट्रांसफर मुजफ्फरपुर कर दिया कि चलो यहाँ भेज देते हैं तो हमला नहीं होगा। क्रांतिकारियों का जो ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसने दो व्यक्ति को इसको बिहार में मारने के लिए भेजा, और वो व्यक्ति कौन थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, ठीक है। तो लेकिन अब ये जो किंग्सफोर्ड जो था, इसकी घटना जब 30 अप्रैल को हुई, तो ये क्या करता था, डेली मुजफ्फरपुर क्लब में जाता था अपने बग्गी से, समझ ना, और क्लब में बग्गी से जाता था और वहां पर क्लब में खेल के फिर वापस आता था। तो इसके घर पर एक उस दिन
जिसमें वापस आते समय भगत सिंह और प्रफुल्ल चाकी ने इसको रेकी की, बोला कि इस बार इसको जब वापस आएगा बगी से तो बम से उड़ा। संजोग से उस दिन ये गाड़ी नहीं था, बल्कि कैनेडी, मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री थी। और वही उसकी गाड़ी से, उनकी गाड़ी लेट हो गई थी, लेकिन मेरी गाड़ी से चल रही। इसका टाइम निश्चित रहता था किंग्सफोर्ड का। सोचा कि बस अब तो इसी गाड़ी में है, इसी पर हमला करें। और उन लोगों ने बम से हमला किया। तो मारा गया कौन? उसकी बेटी और पत्नी। किंग्सफोर्ड बच गया। ठीक है ना। इस कांड में प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। तो प्रफुल्ल चाकी जब वहां से भाग के जब ट्रेन पकड़ के जा रहे थे, किसी स्टेशन पर रुके हुए थे, और इनका जो जासूस था अंग्रेजों का इनके पीछे खोज रहा था, क्योंकि किंग्सफोर्ड पे उन्होंने गोली मार दी थी 30 अप्रैल 1908 को, मतलब उन्होंने हमला किया था, उसको गोली लगी नहीं। तो प्रफुल्ल चाकी किसी रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गए, और जैसे अंग्रेज उनको पकड़ते तो इन्होंने गोली भी चला दी, और जब लास्ट गोली बोला तो अपने सर पर लगा के अपने खुद को उड़ा दिया प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है। तो आत्महत्या नहीं की, बल्कि सरेंडर होने से बचने के लिए इन्होंने गोली मार दी। खुदीराम बोस ये भी अपना भाग निकले थे। ठीक है ना। इनका जूता वहां छूट गया था, तो पूरा चारों तरफ ये भी ट्रेन में बैठे हुए थे। इनको भी आगे चल के अरेस्ट कर लिया गया। तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, और खुदीराम को लाया गया जज के सामने, है ना। और ये सबसे कम उम्र के उस समय थे, इनको फांसी की सजा देगी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908। तो क्रांतिकारियों की पहली घटना कौन सी बताई? 30 अप्रैल 1908। किंग्सफोर्ड हत्याकांड कब हुआ? 30 अप्रैल। किंग्सफोर्ड कॉन्स्पिरेसी कब हुई? 30 अप्रैल 1908। तो एक घटना 1908 में। ठीक है। तो दूसरा हुआ कि अलीपुर में मई 1908। अलीपुर में कब हुआ? मई 1908 में। क्या हुआ कि इधर के लोग मारे गए, अपना अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर दिल्ली से बदला लेने के लिए सोच रहे। अलीपुर में बैठ के कई लोग अंग्रेजों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। अंग्रेजों पर हमला करने की योजना बना रहे थे अलीपुर में बैठ के। और उसी में किसी ने जासूसी के काम कर दिया, और 34 लोग इस योजना बनाते समय शस्त्र लेते हुए पकड़ लिए गए। तो 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, और 1908 में ही किंग्सफोर्ड मर्डर केस। 8 में कितनी घटना हुई? 2 घटना। 8 में कितनी घटना है? 2 घटना। तो 34 व्यक्तियों ने अवैध शस्त्र रखने पर उनको गिरफ्तार किया गया, और एक नरेंद्र गोसाई थे, वो भी गिरफ्तार हुए। इनको अंग्रेज मिला लिया, अगर तुम गवाही दे दो कि ये लोग शस्त्र रख रहे थे अंग्रेजों पर हमला करने के लिए, ऑफिसर को मर्डर करने के लिए, तीन लोगों की सजा बहुत बड़ी हो जाएगी, गवाही तो चाहिए ना, और तुमको हम लोग छोड़ देंगे। तो बोला हम तैयार है। कागज तो गद्दार हर जगह निकलता है। तो बोला कि हाँ हम तैयार हैं, हम गवाही दे देंगे। और इस तरह से नरेंद्र गोसाई गवाही के लिए तैयार हो गए, गवाही कोर्ट में दिया। बस वापस जब जेल में आया तो सत्येंद्रनाथ बोस बोले कि इधर इधर, मतलब तुम्हें को सबसे ज्यादा मुक्ति पहले चाहिए, नहीं तो तुमको मुक्ति आज ही देते हैं। तो सत्येंद्रनाथ बोस एक और क्रांतिकारी मिल के गमछा अपना उतारे, ऐसी गमछा से सर है ना मुंडी पकड़े, और बोले कि अब तुमको अगला गवाही ऊपर ही जाके देना, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, पीछे पीछे। ठीक है। तो नरेंद्र गोसाई की सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या की? हत्या कर दी, उनको काले पानी की सजा मिली। ठीक है। अरविंद घोष भी गिरफ्तार हुए, और बाद में उनको छोड़ा गया, और बाद में अंग्रेज गिरफ्तार करते तो बड़ी मारते थे। आज जैसा नहीं है कि मारना मना है, कोर्ट सजा देगी। पहले धर के कूटता था 3-4 दिन, फिर लहूलुहान करके नमक लगाता था। ठीक है। नाखून कबाड़ लेता था, खाने के लिए नहीं देता था, ठीक, पानी नहीं देता था। तो इस तरह का सजा जितना जघन्य अमानवीय हो सकता था उतना देता था, मतलब रूह कपा देने वाले। आज जो लोग देश को बेच रहे हैं उनको क्या मतलब कि हमारे पूर्वज क्या किए हैं। ठीक है ना। ये सब उनको पढ़ाया जाना चाहिए, मूवी दिखाया जाना चाहिए कि पूरा जिन्होंने अपना इसलिए गोली से उड़ा दिया कि ये लोग इनको तंग नहीं कर, जिन्होंने मारा उनको थोड़े तंग किया, उन्होंने इसलिए लोगों को गोली से उड़ाया अंग्रेजों को कि हमारे लोगों को ये लोग तंग कर रहे हैं।
दूसरों के लिए लोगों ने बना। ये 34 लोग शस्त्र लेके क्या जरूरत था, लेकिन युवक थे, देश प्रेम था, राष्ट्र प्रेम था, देशभक्ति थी, अपनाहट बेचैनी था, सर्वस्व त्याग देने की भावना थी कि हमारा देश सुंदर बने। ठीक है, थोड़े से लोग सोचा था कि घोटाला और यही सब होगा। तो इस तरह से आपको 1908 में 2 घटना हुई। ठीक है, 1908 में कितनी घटना हुई बताइए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1908 में हमारे पास 2 घटना हुई। ठीक है ना, एक यहाँ पर हम चार्ट बना के लेके चलते हैं। बताइए 1908 में 2 घटना हुई ना। पहली घटना क्या हुई बताइए, पहली घटना किंग्सफोर्ड हत्याकांड और अलीपुर। पहली घटना क्या हुआ 1908। ठीक, एक घटना हुआ अप्रैल में। कब हुआ, ठीक है ना, अप्रैल में हुआ 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908। एक पाठ पढ़े लिखा क्या हुआ बताइए, किंग्सफोर्ड हत्याकांड। किंग्सफोर्ड हत्याकांड, ठीक है, यही हुआ ना। ठीक है, किंग्सफोर्ड कॉन्स्पिरेसी नहीं, किंग्सफोर्ड कॉन्स्पिरेसी। और 1908 में ही एक और घटना घटा, मई 1908। क्या हुआ बताइए, अलीपुर। क्या हुआ, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी या अलीपुर षड्यंत्र, है ना, अलीपुर षड्यंत्र। अब 1908 में क्या हुआ बताओ, 1908 में क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, किंग्सफोर्ड और किंग्सफोर्ड और किंग्सफोर्ड किंग्सफोर्ड किंग्सफोर्ड। तो कोड क्या हो गया कि 8 में क्या हुआ, कोड क्या हो गया, अरे कोड क्या हो गया, क्या हुआ, आंसर मिल गया। कैसे, कैसे याद हो गया ना। पूछ रहे 8 में क्या हुआ, नहीं आंसर तो बोल रहे हैं, याद भी करना है, आंसर ही बोल रहे हैं। 1908 में क्या हुआ, किंग्सफोर्ड और किंग्सफोर्ड और किंग्सफोर्ड और किंग्सफोर्ड 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 काम 1908 में काम हुआ, है ना। रिवीजन नहीं हुआ, फिर ऐसे मुंह बना के आ जाइए कल, फिर नहीं, फिर पूछने नहीं यार काम हुआ, तो सर काम हुआ, तो हमें से पूछेगा हाँ सर काम हुआ। इतना सरल बना देते हैं हिस्ट्री, बताइए, ये तो हिस्ट्री पढ़ने बुखार लग जाता है लोगों को। 1908 में फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ी थी। अब चलते हैं 1909। 8 के बाद किधर चलना, 1909, ठीक, 1909 में आ गया। चले आए 1909। अब देखिए, अब हम बता रहे हैं ना कि क्रांतिकारी अपना इंडिविजुअल कर रहे हैं, जो अंग्रेज पसंद नहीं आ रहे उनको ये उनके पॉलिसियों से। तो अब अगला पॉइंट 1909 में कर्जन वायली, कौन है, कर्जन वायली, ठीक है ना। कर्जन वायली जो था वो लंदन में रहता था। कहाँ रहता था, ये इंडिया हाउस के, जैसे भारत पर जब 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तो वहां पर एक ऑफिस बनाया गया था, इंडिया हाउस। क्या बनाया गया था, इंडिया हाउस लंदन में, ठीक है। सरकार को
यही इंडिया जो हाउस थी, इसमें कई लोग थे, 15 लोग थे या और भी ज्यादा होते। ये लोग इसीलिए होते थे और इसका एक सेक्रेटरी होता था। कौन होता था? कौन होता था? सेक्रेटरी। तो एक पॉलिटिकल एडवाइजर। तो कर्जन वाली उसी पद पर था, इस इंडिया हाउस का पॉलिटिकल हेड था। और इंडिया हाउस का एक काम था कि भारत को क्या देना है, इस बात को लेकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुझाव दे, रिकमेंडेशन दे, ताकि नया कानून, नई चीजें भारत जा सके। और ये पूरा अगस्त माइंडसेट था कर्जन वाली। लंदन में था और जितने खतरनाक कानून टॉर्चर करने वाले हो सकते थे, ये गुस्सा कर करके, और मतलब कि थोड़ा सा पुलिस पर हमला करे, उसको 3 साल की सजा, 5 साल की सजा, उनका जायदाद कब्जा कर लो, जमीन कब्जा कर लो, प्रॉपर्टी नीलाम कर लो, किसी को अरेस्ट कर लो, किसी को। तो इस तरह से वहां ये लगातार खतरनाक खतरनाक कानून इंट्रोड्यूस करवाता, जो भारत में एक नया एक्सप्लॉयटेशन का एक नया दौर, एक नया फेज ला देता। तो वही एक बहुत धनी परिवार के नौजवान, जिसकी जमींदार था, और 1909 में लंदन में पढ़ाई करने गया था। बताइए, सोचिए, और पहले कितना अमीर खानदान का होगा, लेकिन देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम देखिए कि जो बच्चा लंदन में पढ़ाई कर रहा है, मदन लाल, ये लंदन में पढ़ाई कर रहा है। और जब कर्जन वाले की बार बार, है ना, जो गलत इंडिया के खिलाफ जो एडवाइजरी जारी कर रहा था, भारत को बर्बाद, लड़कों को बर्बाद करने के लिए, तो मदन लाल ढींगरा को, जो कि इंग्लिश के विद्यार्थी थे, वहां के सब पत्र पत्रिका, पार्लियामेंट का जितना भी अखबार में पब्लिश होता उसको ये देखता था और बताता था। तो इससे इतना चिढ़ हो गया मदन लाल ढींगरा को, ठीक है ना, जितने खतरनाक कानून थे, इसने लंदन ऑफिस में घुस कर ही कर्जन वाले को गोली मार दी। मदन लाल, तो कर्जन वाले की हत्या किसने की? मदन लाल। इसके पहले जो बीपीएससी हुआ था उसमें पूछा था, मदन लाल ने कर्जन वाले की हत्या कर दी, ठीक है ना। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के दौरान इन्होंने अंग्रेज अधिकारी सर विलियम कर्जन वाले की कर्जन की हत्या के आरोप में फांसी दी। ढींगरा हिंदू राष्ट्रवादी विनायक सावरकर के करीबी थे। जब इनको फांसी दी जा रही थी और जब जज फैसला लिख रहा था, तो ढींगरा ने बोला कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? जब जज ने फांसी की सजा सुनाई, तब इसने क्या कहा? शुक्रिया जज साहब, मुझे आपके फैसले की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि गर्व है कि मैंने कर्जन वाले को 2-3 गोलियों से भूना। मौका मिलता तो 15-20 गोली से मारते। बोला कि अंतिम इच्छा? तो बोला कुछ नहीं, बस हाथ खोल दीजिए, बंदूक दे दीजिए, आपकी इच्छा भी पूरी ही कर देते अंतिम इच्छा, ठीक है ना। बोला इसको जल्दी फांसी में लटकाओ। तो इसको फांसी में लटकाया गया और 1976 में इनका जो दफनाया गया कलश था उसको बुलाया गया। तो ऐसे तो लोग थे। हाँ, इंग्लैंड तो मरेगा, तो इंग्लैंड में दफनाया गया, तो भारत लाया गया। हाँ, कास्टिंग दफनाया गया, जला दिया गया। घाटी अवशेष से तो सांकेतिक है, जहाँ भाई इनका कलश गड़ा होगा से, तो एक सांकेतिक होगा तो कुछ नहीं, लेकिन बता जहाँ जाओ मिट्टी ले जाना, क्या टेंशन। क्यों? आप अपने कहीं पूर्वज के चीज के प्रति मोह ममता तो सांकेतिक कोई चीज लेके आते हैं ना, तेरे हमारे दादा परदादा का नहीं, तो वहां कुछ लाने की इच्छा रहती है ना, कुछ भी हो, नहीं हो तो मिट्टी हो। कब भाई भेंट करने जाना है क्या आपको? ठीक है। तो 1909 की पहली घटना क्या हुई बताइए? कर्जन मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाले की, और 1909 में फिर एक घटना, नासिक के जिला जज जैक्सन था। कौन था? नासिक का जिला जज जैक्सन बहुत बड़ा नाम था, और नासिक में प्लेग फैला हुआ था, ठीक है ना। तो नासिक के जिला जज जैक्सन जो था, वो भी नासिक में इतना खतरनाक सजा देता था, मतलब लगता था कि कोई बस नौबत आ जाना चाहिए काला पानी। गलती से पकड़ा गया हो, वो बेचारा सामान बेचने जा रहा था, और कोई घटना घटा, उसको अगर पकड़ा गया तो बिना सुने के डायरेक्ट आजीवन कारावास।
तो अनंत लक्ष्मण कठारे के भी कई भी परिवार में लोग इस सजाए में हो गए थे और ये बहुत बदनाम था अपने कहीं नहीं आईपीएस थाना प्रभारी या कोई आता बदमाश होता है। तो नासिक के जिला जज जैक्सन कौन था? जैक्सन। कैसे याद करना है? नासिक के जिला जज जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कठारे ने अन्हारे गोली मार दी। हाँ, भोरे में गोली मारा था। तो याद कैसे होगा? नासिक के जिला जज जैक्सन को अन्हारे कठारे ने कुछ तो याद करने के होना चाहिए ना। नासिक के जिला जज जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कठारे ने अन्हारे नहीं, कुछ मगही का फायदा तो उठाइए ना। तो नासिक के जिला जज जैक्सन को किसने गोली मारी? यानी कि 9 में भी 2 घटना हुआ, कर्जन वैली की हत्या और नासिक के जिला जज जैक्सन, कर्जन वैली और नासिक षड्यंत्र, ठीक है ना। अनंत लक्ष्मण कठारे, ठीक है। तो अभी भी देखे थे 1908 में 2 घटना, 1908 में 2 घटना। तो 1909 में भी 2 घटना, 1909 में भी क्या होगा? 2 घटना। ठीक है। 1909 में पहली घटना क्या हुई? कर्जन वाली की कर्जन, यहाँ पर मंत्र की जरूरत नहीं है। कर्जन वाली कौन किया? मदनलाल। कौन किया? कौन किया? और फिर और क्या हुआ? नासिक षड्यंत्र। क्या हुआ? नासिक षड्यंत्र। दूसरा हुआ आपका नासिक षड्यंत्र। नासिक कर्जन वैली और नासिक षड्यंत्र। तो नासिक षड्यंत्र में क्या हुआ बताइए? नासिक के जिला जज नासिक के जज कौन था? जैक्सन को किसने गोली मार दी? अन्हारे किसने मारा? अनंत लक्ष्मण, ठीक है ना। और कर्जन वैली की गोली किसने मारी? मदनलाल धिंगरा। कहाँ मारी? लंदन में। कौन मारा? मदनलाल, ठीक है ना। ठीक है। तो 1908 का कोर्ट था, क्या हुआ? तो यहाँ बोले कन्या हुआ, ठीक है। क्या हुआ? तो कस का कर्जन वाली नासिक के जिला में, ठीक है। 8 में 2, 9 में 2, 8 में 9 में 2, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? याद रखना ना। क से किंग्सफोर्ड, ए से अलीपुर, क से कर्जनवैली, न से नासिक, क से कर्जनवैली, न से कर्जनवैली, न से नासिक। तो नासिक के याद रखना, नासिक के जिला जज अनंत लक्ष्मण कठारे को, सॉरी, नासिक के जिला जज जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कठारे ने गोली मारी। ऐसा गोली पात नासिक के जिला जज जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कठारे ने गोली मारी। नासिक के जिला जज जैक्सन को, वो ऐसे नहीं रट हो जैसे ऐसे मुंह पर फिसलना चाहिए, नीचे देख देख के बोल रहे हो, ऐसे बोलना है स्पीड से। नासिक जिला जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कठारे ने गोली मारी। नासिक जिला जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कठारे ने गोली मारी। नासिक जिला, मतलब आपके दिमाग में और नीचे तो मुंह से इतना रटा होगा कि दिमाग लगा के नहीं बोलना, ठीक है। जैसे हम तुमसे बात भी करें तो बोलते रहे। नासिक जिला जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कठारे ने गोली मार दी। नासिक जिला जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कठारे ने गोली मार दी। जैसे लिख रहे हैं तब पढ़ रहे हैं, इतना प्रैक्टिस को अपने आप सेंटेंस। जैसे कभी कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही हो तो सब कुछ छोड़ दीजिए तो भी चलते रहती है ना, उसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लो हम दीजिए, हम सब इसका पढ़ के बता देंगे लेकिन मुंह से चलते रहे। नासिक जिला जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कठारे ने गोली मार दी। नासिक जिला, अच्छा स्पीड से बोलो तो मेरे साथ। नासिक जिला मेरे साथ पकड़ना है। नासिक जिला जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कठारे ने गोली मार दी। कौन है? 3 बार बोल रहे थे, अब 1 बार बोल रहे हैं। अच्छा तुम चुप रहो तो हम बोल के दिखाते हैं। नासिक जिला जैक्सन
से बना दक्षिण कनारे गोली मारे नसिक जिला दक्षिण कनारे गोली मारे नसिक जिला दक्षिण कनारे गोली मारे नसिक जिला दक्षिण गोली मारे नसिक जिला दक्षिण कनारे गोली मारे नसिक जिला पता चल रहा है एकदम टर्न पर नसिक जिला दक्षिण गोली मारे कुछ भी मतलब आपको पढ़ते रहना और बोलने के दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इतना रटब उसी तरह से आपको है ना। इंडिया हाउस का राज्य सरकार किसको कर्जन वाली को मतलब ढिंगरा है, कर्जन वाले को मतलब ढिंगरा कर्जन वाली 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 ढिंगरा हो गया। 8 में काम हुआ, 9 में करने हुआ, 8 में काम हुआ, 9 में करने हुआ, 8 में 9 में 8 9 का है ना। एक बार पूछ दिया ऐसे एकदम रटवा दिए, तो 3 दिन आप पूछे बता 8 में कहा तो 9 में तक करने हम लोग बताओ सब क्या बताएं कहा हुआ तो वही तो हुआ क्लियर है। तो अब देखिए 8 में 2 9 में 8 में 2 9 में 2 8 में 2 9 में 2 8 में 2 9 में 2। अब देखिए 1910 में, अब 10 में 1 11 में 1 1910। अब हम आ रहे हैं 1910 के ऊपर, ठीक है। तो 1910 के ऊपर हम लोग अब आ रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा कि नहीं आपको, ये बताया समझ आ रहा सबको। अब 1910 में एक ही हुआ, 1910 में एक ही है 1910। तो 2 2 है ना, 2 + 2 + 1 + 1 + 1 हो गया ऐसे। तो 1910 में हावड़ा षड्यंत्र केस हुआ, क्या हुआ बताइए। 1910 में हावड़ा षड्यंत्र केस। तो क्या हुआ करने हुआ, क्या हुआ करने हुआ, कहाँ हुआ कहाँ हुआ नहीं, हावड़ा मद्रास दिल्ली में हुआ, HMD में हुआ। हावड़ा 1911 ये हो जाएगा मद्रास, क्या हो जाएगा आइए 1912 क्या हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। तो क्या हुआ करने हुआ हावड़ा मद्रास दिल्ली HMD, क्या हुआ करने हुआ HMD। इससे ज्यादा से क्या हुआ करने हुआ हावड़ा मद्रास 10 11 12। अब हावड़ा को नहीं देखते हैं, हावड़ा षड्यंत्र केस। तो वहां का डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम था, क्या था कैसे बोलेंगे, हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम को बाघा जतीन ने गोली मारकर हत्या कर दी। रट जाना है, इसका नाम था जनरल जतीन्द्र मुखर्जी, जिसको बोला जाता था बाघा जतीन। बोलिए हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट है ना, हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैमुअल आलम, हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम को बाघा जतीन ने गोली मारकर हत्या कर दी। हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैमुअल आलम को बाघा जतीन ने गोली मारी। हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम बाघा जतीन गोली मारी। हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम को बोलिए, हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम को, हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम को, हावड़ा के डिप्टी सैमुअल आलम को बाघा जतीन गोली मारकर, इस तरह से बोलना कि हावड़ा के डिप्टी सैमुअल आलम को बाघा जतीन गोली मारकर, हावड़ा के डिप्टी सैमुअल आलम बाघा जतीन ने, हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम को बाघा जतीन ने गोली मारकर हत्या कर दी। हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम को बाघा जतीन ने, हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम को बाघा जतीन ने गोली मारकर हत्या कर दी। हावड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैमुअल आलम ने बाघा जतीन को गोली मारकर, बाघा जतीन को सैमुअल आलम बाघा जतीन, बोलिए सैमुअल आलम बाघा जतीन, सैमुअल आलम सैमुअल आलम बाघा जतीन, सैमुअल आलम। तो क्या हुआ करने हुआ, क्या हुआ करने हुआ। 1915 में बालासोर में इनको मुठभेड़ के दौरान है ना शेर की तरह दहाड़ते थे बाघा जतीन, ठीक है। और इस तरह से 80 में जन्म हुआ था उनका, ठीक है। लगभग 1915 में 20 साल 35 साल में शहीद हुआ। हमें नहीं समझ रहा तब। तो 10 का हो गया, क्या हुआ करने हुआ
ठीक है, हावड़ा और मद्रास और उसी तरह से मद्रास के वंशी अय्यर ने एक जिला जज ओशे थे। कौन थे? जिला जज ओशे थे। तो मद्रास के जिला जज ओशे तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे थे। तिरुनेलवेली के जिला, तिरुनेलवेली की जगह है। तो ठीक है, मद्रास में घटना घटी। मद्रास के वंशी अय्यर ने 1911 में तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को गोली मारकर, अब क्या करना है, मद्रास के वंशी अय्यर ने गोली, मद्रास के वंशी अय्यर ने तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को गोली मारकर, एकदम इसको लाइन को 25-100-150 बार आज ही घर पर जाकर बोल दीजिएगा। मद्रास के वंशी अय्यर ने तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को गोली मारकर, मद्रास के वंशी अय्यर ने तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को गोली मारकर, मद्रास के वंशी अय्यर ने तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को गोली मारकर हत्या कर दी। मद्रास के वंशी अय्यर ने तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को गोली मारकर, मद्रास के वंशी अय्यर ने तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को गोली मारकर हत्या कर दी। मद्रास के वंशी अय्यर ने तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को गोली मारकर, मद्रास के वंशी अय्यर ने तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को गोली मारकर हत्या कर दी। जरा ऊपर है कैसे करते हैं, आपका लेवल बढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, 1911। देखिए सारी चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ याद करने में घटना का डेट, इसमें कुछ लोग बोलेंगे रटवाते हैं, तो रटवाते हैं कि डेट याद करने में कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसको तो रटना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो कुछ रटना है। तो हाँ, राइज ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, वो रटना नहीं था, कॉन्सेप्ट था। तो मद्रास के वंशी ने तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को, तो मद्रास में क्या हुआ, वंशी अय्यर थे। मद्रास के कौन, वंशी। मद्रास के कौन, मद्रास के कौन, किसको गोली मारा, तिरुनेलवेली के जिला जज। उसके बाद 12 में दिल्ली हुआ, 23 दिसंबर 1912 को 12 में क्या होता, दिल्ली, कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन दिल्ली हो गया और वहां पर दिल्ली दरबार लगा। उत्सव मनाया जाना था चांदनी चौक के पास, राजधानी परिवर्तन के, और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग आए थे। ठीक है ना। अब ये दिल्ली जा रहे थे चांदनी चौक से, तभी आपको रास बिहारी के नौकर मनमथ विश्वास और बसंत कुमार विश्वास थे। बसंत कुमार विश्वास ने बम से गवर्नर जनरल पर ही हमला कर दिया। ठीक है ना। तो 23 दिसंबर 1992 को लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने में रास बिहारी के नौकर थे। इस मुकदमे में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। रास बिहारी पुलिस के भाग के कहां चले गए, जापान, जहां उन्होंने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। तो कहा हुआ, जेम्स और अलीपुर, करने हुआ करजन वाली, कहा हुआ करने हुआ है ना, हावड़ा मद्रास, कहा हुआ करने हुआ HMD याद रखना है, कहा हुआ करने हुआ HMD, कहा हुआ करने हुआ है ना। और उससे भी ज्यादा प्रोनाउंसिएशन प्रसिद्ध होता है, कहा हुआ करने हुआ हावड़ा मद्रास, हावड़ा मद्रास, हावड़ा मद्रास, हावड़ा मद्रास। हावड़ा के डिप्टी शूटर पुलिस सर्वोल आलम को बागा जतीन ने गोली मार दी। 1911 मद्रास के वंशी ने तिरुनेलवेली के जिला जज ओशे को गोली मार दी। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर राजबिहारी नौकर को बसंत ने बम से हमला कर दिया। कहा हुआ किंग्स फॉर अलीपुर से, है ना, अप्रैल और मई, किंग्स फॉर अलीपुर अप्रैल और मई 1908 में। किंग्स फॉर हत्याकांड को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, है ना। और अलीपुर में 34 लोग, जिसमें नरेंद्र गोसाई क्या थे, सरकारी गवर्नर सत्येंद्र बोस ने उनको मार दिया। क्या हुआ, फिर खत्म हो गया। करने हुआ कर्जन वाली, है ना, कर्जन वाली इंडिया हाउस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाली को मदन लाल भिंगरा ने लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। कहा हुआ, राष्ट्रपति जिला जज जंक्शन को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने अनारे गोली मार करते थे। 1910 हावड़ा डिप्टी शूटर शंभू लालक को बागा जतीन को गोली मार दी। 1911 मद्रास के वंशी ने तिरुनेलवेली के जज ओशे को गोली मार दी। 1912 में दिल्ली राजधानी पर चांदनी चौक में राजबिहारी के नौकर बसंत विश्वास ने बम से हमला कर दिया। हो गया। तो ये फर्स्ट पेज का क्रांति का कैरेक्टर क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से बना रहे हैं, ये इंडिविजुअल की बहादुरी क्या है, का व्यक्तिगत बहादुरी है कि नहीं, बताओ पहले, व्यक्तिगत बहादुरी। तो ये आपका। अब उसके बाद भारत में क्रांतिकारियों को धर्म को पूजन दिया गया और कुछ क्रांतिकारियों पर फरमान निकले कि जहां मिले इनको शूट कर दो, फांसी पर लटका दो। तो कुछ क्रांतिकारी यहां से विदेश में आ गए, जिसमें थे लाला हरदयाल।
ये चले गए कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? क्या नाम है? तो लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई। और इसके लाला हरदयाल संस्थापक थे, अध्यक्ष कौन थे? सोहन। इन्होंने गदर पत्रिका भी निकाली जो उर्दू में थी, हिंदी में थी, अंग्रेजी में भी थी, मराठी में भी थी, पंजाबी और पख्तून में भी थी, ताकि प्रचार प्रसार। और इसके साथ इन्होंने युगांतर नामक प्रेस की स्थापना की, युगांतर नामक संगठन बनाया। ये क्रांतिकारी लोग के फंडिंग करना, क्रांतिकारी को आदेश देना, सब चीज काम अमेरिका से चलता है। सोचिए उसमें हवाई जहाज नहीं था, कितना कष्टकारक काम होगा पानी की जहाज से अटलांटिक महासागर क्रॉस करके जाना। तो लेकिन 1914 में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड में अमेरिका ब्रिटेन सब दोस्त थे। और अमेरिका में संस्था किसके खिलाफ थी? इंग्लैंड के खिलाफ। और इंग्लैंड अमेरिका का दोस्त हो गया। तब अमेरिका की जमीन पर कोई भी ऐसी संस्था हो नहीं जो इंग्लैंड के खिलाफ काम करे। इसलिए अमेरिका ने क्या किया? इसको बैन कर दिया। क्या किया इसको? इनको वहां से अमेरिका छोड़ना पड़ा था। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1900। ठीक है, ये घटना को अब वर्ल्ड वार हुआ तो लोग इधर उधर हो रहे थे। तो 1914 में एक कामागाटू जहाज है, उस पर कोई घटना घटी। क्या हुआ कि इस जहाज को पंजाब के गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह ने हांगकांग में एक एजेंट मिस्टर बुन से किराए पर लिया। यह जापानी जहाज था। देखिए हुआ क्या था कि कनाडा में कोई भी ऐसा जहाज आने को रोक थी जो कि उसको दुश्मन देश से, अंग्रेजों के दुश्मन देश से या कनाडा के दुश्मन देश से वो जहाज गुजरा हो। अब ये व्यापारी जहाज, तो कनाडा सरकार ने ये फैसला किया, ठीक है ना। तो वहां पर बहुत सारे भारतीय वहां रहते थे, बहुत सारे जाना चाहते थे, बहुत सारे आना चाहते थे। और एक बैग कनाडा की सरकार ने रोक लगा दी कि कोई भी ऐसा जहाज है जो दुश्मन देश से गुजरा हो तो उसको कनाडा में प्रवेश करने पर रोक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, ये गलत है। कोई भी जहाज अगर उसमें तो यात्री जहाज भी तो होगा। तो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत साबित करके इस फरमान को रद्द कर दिया। तो भारत में जो गुरुदत्त सिंह थे और जो पंजाबी थे उत्साहित हो गए और उन्होंने एक जहाज लिया किराए पर। जहाज कहाँ का था? जापान का। और जापान जो इंग्लैंड कनाडा का दुश्मन देश, लेकिन वो तो जहाज किराए पर था, उससे क्या मतलब? तो जापानी जहाज का हांगकांग से कुछ भारतीय कनाडा जाने के लिए इस जहाज पर सवाल हुए, लेकिन कनाडा सरकार ने इसे कनाडा में घुसने पर क्या कर दिया? बोला कि तो यात्री जहाज में क्या दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था। प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद सीधे जहाज कहाँ है? अब कोलकाता आया तो अंग्रेज सैनिक मिले थे, तो वहां नहीं मिला तो तुम यहाँ रहे हो। तो उसी पर जम के मार हुआ और क्या हुआ? लाठी घुसा चप्पल चला, है ना। समुद्र में से निकाल के रोड़ा मारा लगा। समुद्र में रोड़ा कहां से मिलेगा? ठीक है। तो इस तरह से किस जहाज को किसने किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह, ठीक है ना। इस जहाज पर बरकतुल्ला तथा सोहन लाल पाठक जैसे क्रांतिकारी भी थे, भगवान लाल भी थे। तो पूछता है कि कामागाटा मारू इंसिडेंट कब हुआ था? 1914। और दूसरा पूछा कामागाटा मारू क्या था? तो जहाज। किसने किराए पर लिया था? बाबा। बाकी कुछ आज तक डेट ही पूछता है, कामागाटू इंसिडेंट कब हुआ था? क्लियर है? 1914। इसी तरह की घटना एक और जहाज, ये कामागाटा मारू जहाज में देखिए समय, ठीक है। एक और जहाज है तोशा मारू। क्या है? जब ये जहाज सिंगापुर में था तो क्रांतिकारी परमानंद ने इस जहाज पर खतरनाक भाषण दिया, जिससे सैनिकों ने क्या किया? अंग्रेज सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ जोश में आके इनके खिलाफ विद्रोह कर। ठीक। तो ये जो घटना घटी थी 1900 है ना 8 में क्या हुआ? 9 में हावड़ा, मद्रास और दिल्ली में हुआ। तो यहाँ तक तो भारतीय घटना थी, ठीक। और 13 में विदेशी। 1913 में क्या हुआ? गदर पार्टी। 13 में क्या हुआ बताइए? 1913 में क्या हुआ? और 1914 में फिर 2 घटना घटी। कौन से? कामागाटा मारू और तोशा। फर्स्ट फेज का रिवोल्यूशनरी आंदोलन था जो व्यक्तिगत बहादुरी पर था। इनका कोई ऑब्जेक्टिव
नहीं था, विद्रोह करके मार के करेंगे क्या, मार के भाग रहे। ठीक है ना, कोई भी इनका टारगेट नहीं था। सेकंड फेज में सारा चीज उल्टा हो जाएगा। संगठन बनाएंगे लोग, पैसा जुटाएंगे, ब्रांच खोलेंगे, प्रोग्रामिंग होगी, ऑब्जेक्टिव होगा और आजादी का कॉन्सेप्ट होगा। देश आजाद करके क्या बनाएंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट बनाएंगे। इस तरह का सेकंड फेज में आपको दिखेगा। अब कुछ और घटना है 1915 में हटके हुई। क्या है कि एक लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह वाला हुआ 1929 में, एक और लाहौर षड्यंत्र केस फर्स्ट फेज 1915। बहुत सारे क्रांतिकारी लाहौर में इकट्ठा हुए थे, क्रांतिकारी योजना बनाते हुए पकड़े गए, लेकिन ये पूछता नहीं है। हमने कुछ घटना क्रांतिकारियों को देखी, उसके बाद एक खत्म हो जाएगा, इतना है। ठीक है, रूप से पहले तक छोटा छोटा है, 2-2 लाइन का। अन्य क्रांतिकारी एक घटना सबसे पहली जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ 1857 के बाद, आतंकवादी घटना, मतलब खून खराबा वाले अंग्रेजों के नजर में, हमारे नजर में अंग्रेजों से बदला लेने की शहीद वाली घटना हुई सबसे पहले 1857 में। उस समय दौर था प्लेग हो जाने का। हमेशा प्लेग एक महामारी थी, तो प्लेग को लेकर सरकार कई गाइडलाइन जारी करती, जैसे कोरोना को लेकर कि आपको कूलर में छत पर पानी नहीं हो गई हो, सो होने पर फाइन है आपको, समझ ना। कूलर में छत पर पानी नहीं जैसे कोई बर्तन में, तो दिल्ली में सब चेकिंग होता था, तो उसके लिए पुलिस आई। तो उसी तरह से प्लेग के गाइडलाइन को लेकर चेकिंग होता था, जिसमें 2 अंग्रेज ऑफिसर थे, मिस्टर रेन और एयर्स। कौन कौन होता है ये? मिस्टर रेन और लेफ्टिनेंट। ये जिस घर में जाते, तो उस घर में जाते और उनके सैनिक ये खुद ही महिलाओं के साथ बहुत बदतमीजी करते। ठीक है ना, तो कई जगहों पर उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी और बदतमीजी की थी, जिसको लेकर चापेकर बंधु काफी गर्म थे। और इसी तरह से घटना से बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो 2 भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर। बस एक दिन गुस्साए, 1897 की घटना है, तो मिस्टर रेन और एयर्स को गोली मार के उन्होंने हत्या कर दी। ये कैसे होगा कि, है ना, चापेकर भाई ने, है ना, चाप चाप के मार दिया। किसको? मिस्टर रेन और एयर्स। तो मिस्टर रेन को इतना कस के चापा कि एयर निकल गया। ठीक है ना, तो चाप के मिस्टर रेन को, है ना, इतना चापा कि एयर निकल गया। तो मिस्टर रेन और एयर्स दम लगा कितना चापा कि मिस्टर रेन, हाँ, तो उसी तरह से इतना चापा मिस्टर रेन और एयर को, इतना चापा रेन को कि एयर निकल गया। तो चापेकर से चाप से चापेकर हो गया, चापेकर बंधु, है ना, और दम लगा के चापा तो दामोदर हरि चापेकर। चापेकर बंधु ने इतना दम लगा के चापा, चापेकर बंधुओं ने इतना दम लगा के चापा कि मिस्टर रेन का एयर निकल गया। तो दामोदर दम से क्या हो गया? दामोदर हरि चापेकर, बाल से बाल कृष्ण चापेकर, और रेड से मिस्टर रेन, एयर से लेफ्टिनेंट। तो चापेकर बंधु ने किन 2 अधिकारियों को गोली मारा था? दम लगा के चापा तो रेड का एयर निकल गया, दम लगा के चापा तो रेड का एयर निकल, मिस्टर रेन और लेफ्टिनेंट एयर। दम लगा के दामोदर हरि चापेकर और बाद में इनको फांसी की सजा दे दी। ये आपको 3 भाई थे, क्रांतिवीर दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव, तीनों शहीद हो गए थे। तीनों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। क्लियर है? ये सब देशभक्त थे। इन पर डाक टिकट भी भारत सरकार ने जारी किया था। आइए मैडम भिखाजी का 1907 जिसमें सूरत अधिवेशन हो रहा है भारत में, उस समय जर्मनी में पूरे वर्ल्ड के समाजवादियों का, सोशलिस्ट लोगों का सम्मेलन हुआ। समाजवाद जो कि मार्क्स के सिद्धांत और लेनिन के सिद्धांत पर था, मार्क्स के सिद्धांत पर था कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए। इसी को समाजवाद को लेकर पूरे जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। तो भारत तो अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज पूंजीवाद में समाजवाद को लेकर क्यों जाए? तो भारत से चली गई थी कौन? मैडम अपने मन से, और सब देश के लोग लाइन में खड़े थे अपना झंडा में लेके। और मैडम भिखाजी कामा का देश का झंडा तो यूनियन जैक था इंग्लैंड के अंग्रेजों का, और वो कैसे थे? वो तो उठाएंगे नहीं।
तो उन्होंने बस कोई नहीं मिला तो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और बगल में जो फूल में डंडा लगा हुआ था उसी को लेके उसी में साड़ी के पल्लू को बांध के अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन में वो खड़ी हुई। इसलिए मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन का इनको तमगा दिया गया है। तो पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में हुआ था। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में 1907 में मैकम भैया जी कामा वहां गई थी और इस तरह से भारतीय ध्वज को उन्होंने कुछ फहराया था इस तरह से, और यही ठीक है बाद में इस तरह से शुरू में डिजाइन किया गया राष्ट्रीय ध्वज वंदे मातरम। ठीक है, तो मैडम विकाली कामा जर्मनी का स्टुअर्ट गार्ड 22 अगस्त 1907 तो है ना सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज भारत का प्रथम तिरंगा उन्होंने फहराया। ठीक है, बुलंद किया भारत का नाम। ठीक है, तो साथ में सूरत अधिवेशन जहां हुआ था वहीं एक और घटना क्या है? मैडम मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। क्लियर हुआ? अब देखिए आपको वीर सावरकर कुछ और घटना है ऑब्जेक्टिव लेकिन सुपर डुपर ये फैक्ट है। मित्र मेला की स्थापना 1904 में नासिक में हुआ। फाउंडर कौन थे? वीडी सावरकर। और अभिनव भारत तो जान ही रहे, अंग्रेजों ने इसको आतंकवादी संगठन बताया था। 1904 में अभिनव भारत संस्थापक कौन? वीडी सावरकर। ये गुरुद्वारा रोड है ना, उसमें एक मकान है बउआ जी का, यही स्टेशन से गुरुद्वारा रोड के बगल वाला रोड, गुरुद्वारा रोड के गुरुद्वारा रोड नहीं, गुरुद्वारा रोड में एक हाँ एक रोड पर देखोगे उजला सा पुराना सा बिल्डिंग निकला महल टाइप पर। ठीक है, कभी जाते हो तो वहां पर वीडी सावरकर रुके थे, उनका नाम लिखा हुआ है उस मकान के ऊपर। उन्हीं का पटना का उस मोना सिनेमा हॉल है जो गांधी मैदान चौक पर है, पटना गांधी मैदान में। भारत माता सोसाइटी है ना सहारनपुर में, और अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, अजीत सिंह और जतिन मोहन चटर्जी। होम रूल सोसाइटी 1905 में कहाँ हुआ था? लंदन में। और श्याम ये VVI बीपीएससी पूछा था, शायद पिछला बार पूछा था। 1905 में होम, इसको VVI कर लिया, होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में हुआ था 1905 में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसे है ना बनाया था। होम रूल सोसाइटी का गठन कौन किया था? श्याम जी। इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र भी निकाला और इस होम रूल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला सोहरा। तो पूछता है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? श्याम जी। और कब स्थापित? 1905। कहाँ हुआ? तीन क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन। कब हुई थी? 1905। किसने किया था? श्याम जी। और इंडियन सोशलिस्ट नामक मैगजीन भी इन्होंने निकाला। एक और क्रांतिकारियों की हिंसक कमेटी थी जिसका नाम है अनुशीलन समिति। यह ओरिजिनल अनुशीलन समिति तो 1907 में बालेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, और एक ढाका में भी अनुशीलन समिति का गठन हुआ था जिसके संस्थापक पी मित्रा और पुलिन। तो ढाका में जो अनुशीलन समिति 1904 में पी मित्रा, पुलिन दास, और 7 में कलकत्ता में जिसके संस्थापक बालेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। ध्यान रखिएगा। द्वारका नाथ टैगोर ने 1906 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना है ना। कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? द्वारका नाथ टैगोर ने। भारतीय स्वतंत्रता लीग की कैलिफोर्निया में स्थापना किसने की? द्वारका नाथ टैगोर। और उन्होंने स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक पत्र भी निकाला। और इस बार की बीपीएससी में पूछा था स्वदेश सेवक गृह जीडी कुमार। आप पिछला बीपीएससी इस बार दिया ना, देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के जितना भी क्वेश्चन है सब आपको मैटर से दिखाए थे ना, तुम लोग को पीडीएफ भेजे थे एकदम लाइन बाय लाइन, एक एक पेज से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ गया। कांग्रेस वाला जो पेज था ना सबको मिला के 3 क्वेश्चन था, एक ही पेज से 3 क्वेश्चन, 6 नंबर का 3 नंबर का। तो मैटर
30 पेज का मॉडर्न हिस्ट्री, दुनिया का सबसे छोटा मैटर है। लोग 300 पेज का मॉडर्न हिस्ट्री का मैटर देते हैं क्वेश्चन वाले, पूरा किताब को ही छाप देते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर 3 कॉपी भर गया, ऑनलाइन में लिखा रहे थे सब, तो हमने बहुत बढ़िया बात, चलो लाइब्रेरी में 300 किताब देते हैं, 3 लाख पन्ना भर लेना, इसमें कौन सी बात है। तो लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ा दी, अरे किताब छपवाना रहे तो मेरे पास तो है ही ना, लाइन में लाइन देखने के लोग किताब को उतरवा देते हैं। पर ये जो मैटर है ना, काफी तप और तपस्या का मैटर है। 30 पेज बताइए, 30 पन्ना पढ़ने में कितना देर लगेगा? नहीं, 30 पन्ना में आपको मैटर खत्म, वो भी पढ़ने में आप लोगों को 3 महीना लग जाता है। 25 पेज है, 50 पन्ना, मतलब 35 नहीं, 50 में खत्म हो गया, नहीं 25 पन्ना मात्र। अब ये भी नहीं हो सकता है, तो फिर समझ लीजिए कि कितना निकम्मे और निठल्ले और स्वदेश सेवग्री जीडी कुमार। वन लाइनर, यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ हुआ था? सिएटल। यूनाइटेड इंडिया हाउस अमेरिका के सिएटल शहर में। संस्थापक तारकनाथ दास और जीडी कुमार। 1908 में उन्होंने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र निकाला। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना सिएटल, तारकनाथ दास। ये भी किससे पूछा हुआ? यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल, तारकनाथ दास। ठीक। भारतीय स्वतंत्रता समिति बर्लिन में, लाला हरदयाल वहां से गए तो बर्लिन गए, तो भारतीय स्वतंत्रता समिति। अफगानिस्तान में एक व्यक्ति महान थे, राजा महेंद्र प्रताप। कौन है? राजा महेंद्र प्रताप। अफगानिस्तान में कौन है? राजा महेंद्र प्रताप, है ना। इन्होंने काबुल में प्रथम अस्थायी सरकार बनाई और बन गए खुद राष्ट्रपति, एवं उनका दोस्त उसको बना दिया प्रधानमंत्री। जनता ही। तो राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में भारत की टेम्पोररी गवर्नर बनाते हैं और खुद राष्ट्रपति बन गए और अपने दोस्त बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाते हैं। और मजा तो तब आया जब इस सरकार में जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दे दी कि भारत की यही सरकार है, ठीक है। तो राजा महेंद्र प्रताप ने अस्थायी सरकार कहाँ बनाया? अफगानिस्तान के काबुल में। ठीक। एक सिल्क पेपर कांड 1915 में होता। सिल्क पेपर पर कुछ क्रांतिकारी सूचना लिख के भेजते थे, मौलवी अब्दुल्ला सिद्दीकी तो गिरफ्तार हुए थे और इस तरह से फर्स्ट फेज का क्रांतिकारी घटना समाप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका कितना टाइम हो गया? इसको 10:53 हो गया, तो ऑफ कर दीजिए वीडियो। अब उसके बाद अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में खड़ा ऑफ कर दो। टॉपिक